बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी मैदान तैयार हो गया है। पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में हुंकार भरी और उसके बाद राहुल गांधी ने बिहार की ओर रुख किया है। लगता है कि राहुल गांधी ने बिहार में फ्रंट फुट पर आकर खेलने की पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरह से उन्होंने कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में पहुंचकर अपनी ताकत दिखाई है, वो यही बताता है कि इस बार बिहार की जनता ने कांग्रेस के हाथ से हाथ मिला लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में राहुल गांधी के दौरे की शुरुआत बेगूसराय की धरती से हुई। राहुल गांधी ने बेगूसराय में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होकर पटना में राजनीतिक धूल उड़ाई। करीबन 4 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन भी करते नजर आए। बेगूसराय में सुभाष चौक से शुरू हुई इस यात्रा में राहुल गांधी का साथ देने के लिए भारी तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ा। तो वहीं राहुल गांधी इस यात्रा में अपने पुराने रूप में नजर आए। मतलब ये कि राहुल गांधी ने जिस मूड के साथ देश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उसी रूप में वो बेगूसराय भी पहुंचे। राहुल गांधी यहाँ भी व्हाइट टी शर्ट में नजर आए। वक्त के साथ अगर कुछ बदला तो वो है जगह। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी सफेद टी शर्ट में ही की थी। इस यात्रा में भी वो उसी सफेद टी शर्ट में शामिल थे। उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे। 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहाँ रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है। वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाए, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। मूस मोटैया लोड हुई है उनके आने से कोई। देखिए, बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं। हर पार्टी के नेता अपनी तैयारी में लगे हैं। श्री राहुल गांधी जी भी बिहार तीसरी बार अभी आए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से विपक्षी खेमे में तो हलचल पैदा हुई ही, इसके साथ ही कांग्रेस के सहयोगी दल भी बेचैन हो उठे। राहुल गांधी की इस यात्रा से बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा जाना लाजमी था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि आरजेडी भी परेशान है। जबकि आईएनडीआईए गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी एक ही मंच पर खड़े होकर एनडीए पर सियासी पलटवार करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आईएनडीआईए गठबंधन के 2 खिलाड़ियों को एक दूसरे से ही डर लगने लगा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में अपने घर से इस यात्रा पर पैनी नजर बनाए रखी। लगातार राहुल गांधी की यात्रा का अपडेट लेते रहे। दरअसल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद आरजेडी के साथ गठबंधन
और सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के बिहार दौरे से कांग्रेस की बंजर जमीन को खाद मिलेगी? क्या राहुल गांधी बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना का ऐलान करेंगे? राहुल की यात्रा का बिहार चुनाव पर असर कितना पड़ेगा, ये तो कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन राहुल की इस यात्रा से महागठबंधन की एकता पर असर जरूर पड़ सकता है। अगर बीजेपी का दावा सही साबित होता है तो राहुल की सक्रियता से आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग या फिर नेतृत्व को लेकर तनाव बढ़ता है। तो ये महागठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कांग्रेस पहले से ही संकेत दे चुकी है कि वो गठबंधन में रहकर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा करना चाहती है, लेकिन आरजेडी इसे फिलहाल मानने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। मुकाबला बिहार में बिल्कुल साफ है। बिहार की जनता महागठबंधन, इंडिया गठबंधन श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के साथ है। पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि यहाँ चेहरे पर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरह से 2020 में तेजस्वी यादव जी महागठबंधन की ओर से थे, 2025 में भी इंडिया गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही हैं। इसमें सब लोग कह रहे हैं, किसी ने ये भी तो नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। का चुनाव बिहार का इस बात का गवाह है कि सभी लोग एकजुट होकर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़े, और जनमत घोटाला गड़बड़ छाला नहीं किया होता तो तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार में बनती। धीरे धीरे 2020 में मिली हार का दर्द भी उठा। मृत्युंजय तिवारी ने वोटों से मिली हार का हवाला देकर समझाने की कोशिश की कि अगर 12,500 वोट और मिल जाते तो नीतीश कुमार की जगह बिहार में सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठे होते। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उन्होंने इन वोटों का हवाला देकर किस पर निशाना साधा, ये बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। वोट कम आए थे। 32 हेलीकॉप्टर पर एक तेजस्वी यादव जी का हेलीकॉप्टर भारी था, इसलिए तेजस्वी यादव जी सबसे लोकप्रिय, जनता के दिलों पर राज करने वाले नेता है, जिसको अभी सी वोटर के सर्वे में 41% बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद किया है। इससे बड़ी उपलब्धि और हमारे लिए क्या हो सकती है, लेकिन इस पर हम बहुत ज़्यादा इठला नहीं रहे हैं और इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया है, 17 महीने डिप्टी सीएम रह करके तेजस्वी यादव जी जनता के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें सत्ता की चिंता नहीं, लेकिन वो गरीबों, वंचितों, शोषितों, नौजवानों, मजदूरों, माताओं, बहनों की चिंता कर रहे हैं। इसलिए अपनी योजना बता रहे हैं, ब्लूप्रिंट सरकार का बता रहे हैं। बाकी दलों के पास क्या है, क्या स्थिति है एनडीए में? एनडीए में तो अभी भगदड़ मचेगी। आप देखिए आगे आगे होता है क्या। मृत्युंजय तिवारी ने इशारों में सही, लेकिन बिहार में सीएम फेज को लेकर आरजेडी का दावा ठोक दिया है। उन्होंने ये दावा ऐसे समय में ठोका जब कांग्रेस के साथ आरजेडी की सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होनी बाकी है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने अभी तक अपनी योजना को पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से साफ नहीं किया है, लेकिन
जिस तरह से आरजेडी के साथ सीटों के बंटवारे और सीएम के चेहरे पर विवाद है, उससे इस यात्रा से सुलझने की उम्मीद है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। तब आरजेडी नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस बार भी कम से कम उतनी ही सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहती है जितनी सीटों पर साल 2020 में चुनाव लड़ा था। लेकिन अंदर खाने से खबर है कि किसी भी कीमत पर आरजेडी 50 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस एक छत्र के नीचे विधानसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे, फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन नेताओं के इशारे को समझें तो कांग्रेस इस बार बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि राहुल गांधी का बेगूसराय दौरा और पलायन रोको नौकरी 2 में शामिल होने के पीछे मकसद क्या है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। देश में जब जब चुनाव की बात होती है तब तब नेता जाति के रूप में वोट बैंक की खोज में निकल पड़ते हैं। चाहे केंद्र का चुनाव हो या फिर राज्य का चुनाव हो, सभी चुनावों में अमूमन ऐसा ही हाल देखने को मिलता है। हालांकि राज्य सरकार के चुनावों में दायरा थोड़ा सीमित हो जाता है, लेकिन मकसद जातियों को वोट में बदलने का ही रहता है। बिहार में जातिवाद की राजनीति सबसे ज्यादा होती है और ऐसे में नेताओं की जीत का रास्ता जाति समीकरण से ही होकर गुजरता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। इस साल के आखिर में होने वाली विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेताओं ने बिहार में अभी से अपना डेरा डाल लिया है। बीते दिनों अमित शाह ने बिहार की धरती पर चुनावी हुंकार भरकर सियासी जंग का ऐलान कर दिया था। उसमें कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने एक और कड़ी जोड़ दी। राहुल गांधी ने मौके पर चौका मारते हुए सबसे पहले बेगूसराय में यात्रा करते हुए जन समर्थन के लिए एनडीए को बताया कि इस बार की उनकी राह इतनी आसान नहीं होने वाली। इस बार INDIA गठबंधन ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें बीजेपी के लिए बचकर बाहर निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कदम ताल करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मैसेज दिया कि बिहार में एनडीए के लिए राहें पहले जितनी आसान रहने वाली नहीं है। बेगूसराय में जो हमारे नौजवान और छात्र यात्रा निकाला है, उन्होंने उस यात्रा में शामिल हुए वो, और फिर यहाँ भी उन्होंने कांग्रेस दलों को संबोधित किया और उनका आह्वान किया कि आप लोग सब लोग गांव की ओर जाइए, संगठन को मजबूत कीजिए, कांग्रेस की विचारधारा, उसकी नीति को लोगों तक, घर घर तक पहुंचाइए और आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें हम लोगों को हर कीमत पर चुनाव जीतने की कोशिश करनी चाहिए। अब बिहार हमेशा बिहार ने परिवर्तन की पहल की है और यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ से फिर एक बार वही आवाज़ उठे और बिहार से कांग्रेस एक परिवर्तन की लहर लेकर चले। दरअसल राहुल गांधी ने यात्रा में शामिल होने के बाद सीधे बिहार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम की ओर रुख किया। यहाँ राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही बताया कि वो कैसे बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए हनुमान की भूमिका निभा सकते हैं। इस दौरान राहुल गांधी संविधान के प्रतीक के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखे। उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संविधान और दलितों का ध्यान में रखकर अपना दांव खेला। अंबेडकर जी ने दलितों की लड़ाई लड़ी, दलितों के लिए लड़ाई लड़े। सिखाया किसने? सिखाया देश के दलितों ने।
जो देश के दलितों के अंदर दर्द था, उस दर्द को अंबेडकर जी समझे, उस दुख को अंबेडकर जी समझे, उस सच्चाई को अंबेडकर जी समझे और उस सच्चाई के लिए अंबेडकर जी लड़े। इसीलिए महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। तो सच्चाई की ही लड़ाई चल रही है। सदाकत आश्रम में राहुल गांधी ने अपनी बात तो संविधान और दलितों के अधिकारों से शुरू की, लेकिन उनका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर था। बुद्ध भगवान ने, अंबेडकर जी, गांधी जी, इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? डरना नहीं है, जो सच्चाई है वो देश के सामने रखनी है, और यही आप लोग कर रहे हो, यही आप लोग कर रहे हो। आप लोग डरते नहीं हो, आप लोगों को दबाया नहीं जा सकता है। आपके अंदर, खून के अंदर फूले जी, अंबेडकर जी, गांधी जी, ये सब आपके खून के अंदर हैं, और इनकी विचारधारा आपके खून के अंदर है, मेरे खून के अंदर है, और इसको कोई नहीं मिटाने जा रहा है, कोई मिटा ही नहीं सकता। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। राहुल गांधी ने बीजेपी पर पलटवार करने के लिए देश के दलितों और पिछड़ों को आधार बनाया। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का रोल क्या है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीधे मुद्दे पर अटैक किया, जिस पर वो लंबे वक्त से बीजेपी को घेरते आए हैं। राहुल गांधी ने देश की संसद में भी अडानी, अंबानी और कर्ज माफी का मुद्दा उठाकर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। बिहार में भी वो उसी मुद्दे पर कायम रहे। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी, ओबीसी, अति दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लगना चाहिए कि इस देश की सच्चाई क्या है, कि 5% लोग 5% लोग इस पूरे के पूरे देश को चला रहे हैं। 10-15 लोग हैं जिन्होंने पूरे के पूरे कॉर्पोरेट इंडिया को पकड़ रखा है। अदानी, अंबानी, 10 नाम है, और आपका लाखों करोड़ रुपया सीधा आपके जेब में से उनके जेब में ट्रांसफर होता है। जीएसटी आप देते हो, कर्जा माफ उनका होता है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिर राहुल गांधी ने गरीबों, पिछड़ों और दलितों का जिक्र क्यों किया? तो इसके पीछे बिहार में जातियों में बटा वोट बैंक है, जिस पर सभी नेताओं की नजर है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। सभी इस वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 2023 में जारी हुई जातीय आधारित जनगणना रिपोर्ट पर एक नजर डालें तो बिहार में करीबन 82% हिंदू रहते हैं। अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% है। पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। एससी 19.65% है और एसटी 1.6% है। मुसहर आबादी 3% है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस रिपोर्ट को नीतीश कुमार सरकार का सबसे बड़ा दाव माना जा रहा था। बिहार सरकार की जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है।
जिनमें मुसलमान 17.7088% हैं, यादव 14.2666% हैं, कुर्मी 2.8785% हैं, कुशवाहा 4.2120% हैं, ब्राह्मण 3.6575% हैं, भूमिहार 2.8683% हैं, राजपूत 3.4505% हैं, मुसहर 3.0872% हैं, मल्लाह 2.6086% हैं, बनिया 2.3155% हैं, कायस्थ 0.60% हैं। इन आंकड़ों ने लोकसभा चुनाव में अहम रोल अदा किया था। इसीलिए माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी ये जाति आधारित आंकड़े बिहार को जीतने में मील का पत्थर साबित होंगे। शायद इसीलिए नेता अपनी नीतियां इन आंकड़ों को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। हालांकि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने पहले ही नीतीश कुमार के साथ मिलकर फील्डिंग सेट कर दी है। अब बारी कांग्रेस की है। राहुल गांधी ने भी पिछड़ों और गरीबों की बात करके अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश की है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कौन इन आंकड़ों को वोट में तब्दील कर पाता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतने, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज इंडिया।